मिशन कंपनियों का संविलियन, एब्सॉर्प्शन और कंपनियों का बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एकीकरण से मतलब है दो या दो से अधिक कंपनियों के व्यापार को एक नई कंपनी द्वारा क्रय कर लेना। ये कहलाएगा कंपनियों का एकीकरण। और किसी एक स्थापित कंपनी द्वारा दूसरी अन्य स्थापित कंपनी या दूसरी अन्य स्थापित कंपनियों के व्यापार को क्रय कर लेना, ये कहलाएगा कंपनियों का संविलियन। और बाह्य पुनर्निर्माण एक ही कंपनी को समाप्त करके उसी कंपनी के मिलते जुलते नाम से एक बिल्कुल नई कंपनी का निर्माण करना, ये कहलाएगा बाह्य पुनर्निर्माण। एकीकरण और संविलियन दोनों एकीकरण के ही रूप हैं। एकीकरण में दो या दो से अधिक नई कंपनियों के व्यापार को एक बिल्कुल नई कंपनी द्वारा क्रय कर लिया जाए तो ये कहलाएगा कंपनियों का एकीकरण। यानी दो या दो से अधिक जो स्थापित कंपनियां हैं उन सभी के व्यापार को एक बिल्कुल नई कंपनी द्वारा क्रय कर लिया जाए तो ये कहलाएगा कंपनियों का एकीकरण। और एक स्थापित कंपनी द्वारा दूसरी अन्य स्थापित कंपनी या कंपनियों के व्यापार को क्रय कर लिया जाए, यानी अपने व्यापार में मिला लिया जाए, तो ये कहलाएगा कंपनियों का संविलियन। एकीकरण में भी दो या दो से अधिक कंपनियां एक हो रही हैं, यानी उनका दो या दो से अधिक कंपनियों का व्यापार एक कंपनी के व्यापार के अंतर्गत एकीकृत हो जाता है। और संविलियन में भी पुरानी स्थापित कंपनियां पुरानी स्थापित कंपनी में एकीकृत हो जाती है, यानी एक कंपनी को छोड़कर बाकी अन्य कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और एकीकरण में पुरानी सभी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नई कंपनी उनके व्यापार को क्रय करते हुए बिल्कुल नई स्थापित हो जाती है। और संविलियन में एक स्थापित कंपनी का व्यापार अन्य कंपनियों के व्यापार को क्रय कर लिया जाता है और एक जो स्थापित कंपनी है वो एक कंपनी शेष बचेगी, बाकी अन्य सब कंपनी या कंपनियां उनको समाप्त कर दिया जाएगा। दोनों ही एकीकरण के रूप हैं, यानी दो या दो से अधिक कंपनियों के व्यापार को एक करना एकीकरण या संविलियन कहलाएगा। एकीकरण में जो स्थापित कंपनियां हैं उन सब कंपनियों के व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा और एक बिल्कुल नई कंपनी के द्वारा उनके व्यापार को क्रय करके नया व्यापार प्रारंभ किया जाएगा। यानी एकीकरण में तो पुरानी स्थापित सभी कंपनियों के व्यापार को नई कंपनी द्वारा क्रय कर लिया जाएगा, यानी पुरानी कंपनियां सभी समाप्त हो जाएंगी और एक बिल्कुल नई कंपनी उनके व्यापार को, उनकी संपत्ति और दायित्वों को खरीदते हुए व्यापार को प्रारंभ करेगी। और संविलियन में एक कंपनी को छोड़कर बाकी सब कंपनियों का जो एकीकृत हो रही है उनके व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा और जो कंपनी इनके व्यापार को क्रय करेगी उस कंपनी का अस्तित्व बचेगा, बाकी सभी कंपनियां उस कंपनी में समाहित हो जाएगी। तो जब एक कंपनी में अन्य कंपनी को समाहित किया जाएगा तो ये संविलियन, और जब सभी कंपनी को समाप्त करके एक नई कंपनी बना दी जाएगी तो ये एकीकरण। और एकीकरण और संविलियन दोनों एकीकरण के ही रूप हैं। और बाह्य पुनर्निर्माण, जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उस कंपनी के सामने दो ही विकल्प है, उसको समाप्त कर दिया जाए और उसकी संपत्ति और दायित्वों से जो भी प्राप्त हो उसे उसके विभिन्न पक्षकारों में यथानुपात या कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए संबंधित पक्षकारों को यथानुपात भुगतान कर दिया जाए। एक स्थिति में ऐसी कंपनी को के व्यापार का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, यानी उसकी आर्थिक संरचना में
महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं और एक स्थिति में उस कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया जाता है और उसी कंपनी के मिलते जुलते नाम से एक बिल्कुल नई कंपनी स्थापित की जाती है जो उस समाप्त होने वाली कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीद लेती है। यानी ये भी एक पुनर्निर्माण ही है। कंपनी वही है, पक्षकार वही है, संपत्तियां वही है, दायित्व वही है, बस केवल कंपनी का नाम बदल दिया जाता है। इन तीनों स्थितियों में लेखा प्रविष्टियां करने में जो सबसे बड़ी समानता है वो ये है कि इन तीनों ही स्थितियों में कुछ कंपनियां विक्रेता कंपनियां या समाप्त होने वाली कंपनियां होती है और एक कंपनी क्रेता कंपनी होती है या नई स्थापित होने वाली कंपनी होती है। तो समाप्त होने वाली सभी कंपनियों की पुस्तकों में लेखा या विक्रेता कंपनियों की पुस्तकों में लेखा उसकी पुस्तकें बंद करने के लिए किया जाएगा और नई स्थापित होने वाली कंपनी या क्रेता कंपनी की पुस्तकों में व्यापार क्रय करने की प्रविष्टियाँ की जाएगी और क्रय प्रतिफल का भुगतान करने की प्रविष्टियाँ की जाएगी। साथ ही इस नई कंपनी की पुस्तकों में या क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इस व्यापार क्रय के बाद का नया चिट्ठा बना दिया जाएगा। व्यापार क्रय के बाद की जो संपत्तियां और दायित्व जो नए आए हैं उन संपत्तियों और दायित्वों का समायोजन करते हुए, ध्यान रखते हुए उस नई कंपनी या क्रेता कंपनी का नया चिट्ठा बना दिया जाएगा। इन तीनों स्थितियों में चाहे एकीकरण हो, चाहे संविलियन हो, चाहे बाह्य पुनर्निर्माण हो, विक्रेता कंपनी की या समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में लेखा किया जाएगा और नई क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा किया जाएगा। विक्रेता कंपनी या समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में पुस्तकों को बंद किया जाएगा और इस स्थिति में लेखा वसूली खाते के माध्यम से किया जाएगा। जो भी कंपनी की संपत्तियां और दायित्व है जिन्हें नई कंपनी ने क्रय कर लिया है उन सभी को वसूली खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा चिट्ठे में दिखाए हुए पुस्तक मूल्य पर। और चिट्ठे में दिखाए हुए पुस्तक मूल्य पर संपत्तियों और दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरण करने का प्रभाव यह रहेगा कि उस कंपनी की पुस्तकों में जितने भी संपत्ति और दायित्वों के खाते खुले हुए थे वे सब बंद हो जाएंगे। इसके बाद जो उस कंपनी की पुस्तकों में लाभ हानि के शेष है या रिजर्व एंड सरप्लस हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इक्विटी अंशधारियों के खाते में। पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में पूर्वाधिकार अंश पूंजी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इक्विटी अंश पूंजी को इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इन सब लेखा प्रविष्टियों का ये प्रभाव होगा कि विक्रेता कंपनी या समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में जितने भी खाते खुले हुए थे वे सब बंद हो जाएंगे। यानी संपत्तियों के खाते बंद हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद, दायित्वों के खाते बंद हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद, लाभ हानि के शेष बंद हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करने के बाद, इक्विटी अंश पूंजी बंद हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करने के बाद और पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता बंद हो जाएगा पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद। यानी विक्रेता कंपनियां समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में जितने भी खाते खुले हुए हैं वे सभी बंद हो जाएंगे और नए खाते खुल जाएंगे। एक तो इक्विटी अंशधारियों का खाता, पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता और वसूली खाता। इसके बाद विक्रेता कंपनी क्रेता कंपनी से जब क्रय प्रतिफल देय होगा तो इस क्रय प्रतिफल की राशि को भी वसूली खाते के माध्यम से लेखा करेगी। क्रय प्रतिफल देय होने पर वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो क्रेता कंपनी है उस कंपनी के खाते को या उस कंपनी के जो लिक्विडेटर है उसके खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। यानी क्रेता कंपनी का खाता डेबिट और
वसूली खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद वसूली खाते का जो भी डिफरेंस आएगा, यदि क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो लाभ और डेबिट शेष ज़्यादा है तो हानि, इस लाभ या हानि को इक्विटी अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वसूली खाते को बंद कर दिया जाएगा। पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्रेता कंपनी द्वारा जो जो भुगतान किया जा रहा है, उन सब भुगतान की गई राशियों से पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और यदि उनको उनके दावों से अधिक या कम भुगतान किया गया है तो जो डिफरेंस की राशि है वो वसूली खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसी तरीके से इक्विटी अंशधारियों को जो जो भी भुगतान नई कंपनी द्वारा किया जाना है, उन सबसे इक्विटी अंशधारियों के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और इसके बाद इक्विटी अंशधारियों का खाता भी बंद हो जाएगा और विक्रेता कंपनियां समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में किसी भी प्रकार का कोई खाता खुला हुआ नहीं रहेगा और विक्रेता कंपनी की पुस्तकें बंद हो जाएगी। यानी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में जो लेखांकन किया जा रहा है या जो लेखा प्रविष्टियाँ की जा रही है वो मुख्य रूप से वसूली खाते के माध्यम से, इक्विटी अंशधारियों के खाते के माध्यम से और पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते के माध्यम से की जा रही है। इन तीन खातों के माध्यम से विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में सभी लेखा प्रविष्टियाँ हो जाएंगी और उसकी पुस्तकों में जो भी खाते खुले हुए हैं या जो भी नए शेष उत्पन्न हुए हैं वो सभी बंद हो जाएंगे। यानी विक्रेता कंपनी या समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ करने के बाद कोई भी खाता खुला हुआ शेष नहीं रहना चाहिए। इसमें जनरल एंट्री जो की जाएगी विक्रेता कंपनी या समाप्त होने वाली कंपनी की पुस्तकों में, उनमें सबसे पहली प्रविष्टि होगी संपत्तियों के शेषों को पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। इसमें वसूली खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और सभी संपत्तियों के खातों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। हर एसेट्स का अलग अलग खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और ये प्रविष्टि की जाएगी पुस्तक मूल्य से। दूसरी प्रविष्टि होगी दायित्वों के शेष को वसूली खाते में ट्रांसफ़र करने पर। जितने भी दायित्व पुस्तकों में दिखा रखे हैं, डिबेंचर सहित, डिबेंचर, लेनदार या अन्य जो भी दायित्व हैं, उन सब दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सभी दायित्व डेबिट हो जाएंगे पुस्तक मूल्य पर और वसूली खाता क्रेडिट हो जाएगा। यानी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डीआर, इसमें क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, डिबेंचर्स भी आ जाएंगे या अन्य जो भी दायित्व कंपनी की पुस्तकों में दिखा रखे हैं वो सभी दायित्वों के खाते डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन का खाता क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कंपनी की पुस्तकों में जो शेष बचेंगे उनमें होंगे लाभ हानि के शेष। जितने भी लाभ हानि के शेष है, यदि हानियों के शेष हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और हानियों के शेषों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लाभों के शेष है तो इक्विटी अंशधारियों का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और लाभों के शेष को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्वाधिकार अंश पूंजी है तो उसे पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। प्रविष्टि होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और इक्विटी अंश पूंजी को इक्विटी अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इन सब प्रविष्टियों का यह प्रभाव होगा कि कंपनी की पुस्तकों में जितने भी शेष खुले हुए थे, जितने भी खाते खुले हुए थे, वो सब बंद हो जाएंगे और नए खाते खुल जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इसके बाद जब क्रय प्रतिफल देय होगा तो क्रय प्रतिफल की राशि से प्रविष्टि की जाएगी देय होने पर वसूली खाता क्रेडिट और नई कंपनी या क्रेता कंपनी का खाता डेबिट। यानी परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट शेष जो भी डिफरेंस है
उसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद क्रेता कंपनी से जब क्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त होगी तो जो भी प्राप्त हुआ है, इक्विटी अंश प्राप्त हुए हैं तो इक्विटी शेयर इन परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर प्राप्त हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी डीआर, डिबेंचर्स प्राप्त हुए हैं तो डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी डीआर, नगद प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डीआर। यानी जो भी चीज़ें प्राप्त हुई है उन सब खातों को डेबिट कर देंगे और नई कंपनी का खाता क्रेडिट कर देंगे। क्रय प्रतिफल का मतलब भी यहाँ पर यही है कि क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान की जाने वाली सभी राशियों का योग। क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को जो भी भुगतान किया जा रहा है उन सब का योग कहलाएगा क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल देय होने पर वसूली खाता क्रेडिट और क्रेता कंपनी डेबिट, और क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर जो भी प्राप्त हुआ है उन सबके खाते डेबिट और क्रेता कंपनी का खाता क्रेडिट। इसके बाद इक्विटी अंशधारियों को जो भुगतान करना है उससे इक्विटी शेयर होल्डर का खाता डेबिट हो जाएगा और जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया है उन सब खातों को क्रेडिट कर देंगे। यानी प्रविष्टि हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर, यदि उन्हें नई कंपनी के इक्विटी अंश दिए हैं तो टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर दिए नई कंपनी का तो टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, यदि डिबेंचर्स दिए नई कंपनी का तो टू डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी, नगद दिया गया है तो टू बैंक अकाउंट, और इसके बाद इक्विटी अंशधारियों का खाता बंद हो जाएगा। और पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो भुगतान किया गया है उससे पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता डेबिट और जो भी भुगतान किया है वो सब खाते क्रेडिट। प्रविष्टि हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी, टू डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी, टू बैंक अकाउंट। इसके बाद पुरानी कंपनी या विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में सभी खाते बंद हो जाएंगे। एकीकरण की स्थिति हो, संविलियन की स्थिति हो या बाह्य पुनर्निर्माण की स्थिति हो, विक्रेता कंपनियां समाप्त होने वाली कंपनी तीनों स्थितियों में होगी और तीनों स्थितियों में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में यही लेखा प्रविष्टियां की जाएगी। और जो खाते मुख्य रूप से बनाएंगे उनमें होगा वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लिख देंगे, क्रेडिट पक्ष में सभी दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिख देंगे, क्रय प्रतिफल को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पर लिख देंगे और इसके बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट पक्ष पर इक्विटी अंश पूंजी को और चिट्ठे में दिखाए गए या पुस्तकों में दिखाए गए सभी लाभों के शेषों को इक्विटी अंशधारियों के खाते के क्रेडिट पक्ष पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और डेबिट पक्ष पर इक्विटी अंशधारियों को जो भी भुगतान किया जा रहा है उन सबको लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में क्रेडिट पक्ष पर पूर्वाधिकार अंश पूंजी को ट्रांसफ़र कर देंगे और डेबिट पक्ष पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो भी भुगतान किया जा रहा है उन सबको लिख दिया जाएगा। इक्विटी अंशधारियों का खाता या पूर्वाधिकार अंशधारियों का खाता, इन सबको लिखने के बाद जो डिफरेंस बताएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लॉस या प्रॉफिट के रूप में। और रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तीनों खाते बंद हो जाएंगे। इसके बाद पुरानी कंपनी या विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में कोई खाता खुला हुआ नहीं रहेगा। ये तो स्थिति है पुरानी कंपनी या विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियां और खाते। और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियां और इन सब संपत्तियों और दायित्वों को या व्यापार को क्रय करने के बाद नई पुस्तकों या क्रेता कंपनी की पुस्तकों में चिट्ठा बनाना। क्रेता कंपनी जो लेखा प्रविष्टियां करेगी उनमें पहली लेखा प्रविष्टि होगी व्यापार क्रय करने की। व्यापार क्रय करने में सभी संपत्तियों को डेबिट कर दिया जाएगा जो उसने क्रय करी है और जिस मूल्य पर क्रय करी है उस मूल्य पर डेबिट किया जाएगा।
यानी सभी संपत्तियों के खाते डेबिट जो क्रय करी है क्रेता कंपनी ने, और संपत्तियों को खातों को डेबिट करने के बाद जो भी दायित्व क्रय किए हैं उन सब दायित्वों को क्रेडिट कर दिया जाएगा और क्रय प्रतिफल की राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है, अगर क्रेडिट शेष ज़्यादा है तो ये डिफरेंस कहलाएगा, अंतर की राशि कहलाएगी गुडविल, और डेबिट शेष ज़्यादा है तो अंतर की राशि कहलाएगी कैपिटल रिजर्व। और गुडविल या कैपिटल रिजर्व को अंतर की राशि के रूप में लिखकर ये प्रविष्टि संपन्न हो जाएगी। यानी व्यापार क्रय करने पर क्रेता कंपनी प्रविष्टि करेगी क्रय की गई संपत्तियों को डेबिट यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, फिर क्रय किए गए दायित्वों को अलग अलग क्रेडिट करेगी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। परचेज कंसिडरेशन जो क्रय प्रतिफल है जो नई कंपनी को पुरानी कंपनी को नई कंपनी द्वारा भुगतान किया जा रहा है वो क्रय प्रतिफल है, उसके योग से विक्रेता कंपनी के खाते को क्रेडिट कर देगी टू लिक्विडेटर ऑफ सेलर कंपनी या लिक्विडेटेड कंपनी। समाप्त होने वाला कंपनी के लिक्विडेटर के खाते को या समाप्त होने वाले कंपनी के खाते को क्रय प्रतिफल की राशि से क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिफरेंस क्रेडिट का ज़्यादा है तो डेबिट में गुडविल अकाउंट डीआर, और डेबिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्रेता कंपनी पहली प्रविष्टि करेगी संपत्तियां डेबिट, दायित्व क्रेडिट, क्रय प्रतिफल क्रेडिट और डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व। इसके बाद दूसरी प्रविष्टि करेगी इस क्रय प्रतिफल की राशि का भुगतान करने की। क्रय प्रतिफल की राशि का भुगतान करने के लिए जो भी क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को दिया जा रहा है उन सब खातों को क्रेता कंपनी क्रेडिट कर देगी और लिक्विडेटर या समाप्त होने वाली कंपनी के खाते को डेबिट कर देगी। यानी सेलर कंपनी अकाउंट डीआर टू, अगर इक्विटी अंश दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूर्वाधिकार अंश दिए तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यदि ऋण पत्र दिए हैं तो टू डिबेंचर्स अकाउंट, और नगद दिया है तो टू बैंक अकाउंट। क्रेता कंपनी की पुस्तकों में मुख्य रूप से ये दो ही प्रविष्टियाँ की जाती है, एक तो व्यापार क्रय करने की और दूसरी क्रय प्रतिफल का भुगतान करने की। अगर नई कंपनी ने या क्रेता कंपनी ने नए अंश निर्गमित किए हों या नए ऋण लिए हों तो इनकी प्रविष्टियाँ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर हो जाएगी। इसके बाद क्रेता कंपनी या नई कंपनी अपनी पुस्तकों में व्यापार क्रय के बाद संपत्ति और दायित्वों को समायोजित करते हुए नया चिट्ठा बना लेगी। उसकी यदि पहले से स्थापित है तो उसकी संपत्तियों में क्रय की गई संपत्तियों के योग को जोड़ते हुए और क्रय किए गए दायित्वों को उसके दायित्वों में शामिल करते हुए और अंश पूंजी में जो वृद्धि हुई है उसको अंश पूंजी में बढ़ाते हुए नया चिट्ठा बना लेगी। और चिट्ठे में संपत्तियों को फिक्स्ड एसेट्स के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, इसके अलावा अदृश्य संपत्तियों के रूप में इनविजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कृत्रिम संपत्तियां जिसमें हानियों के शेषों को दिखाया जाएगा, और इन भागों में बांटते हुए कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर संपत्तियों को दिखा दिया जाएगा तथा दायित्व पक्ष पर शेयर कैपिटल को 3 भागों में बांटकर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इन भागों में बांटते हुए शेयर कैपिटल को दिखा दिया जाएगा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी लाभों के शेष है उसको दायित्व पक्ष पर रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखा दिया जाएगा। फिर डिबेंचर्स को सिक्योर्ड लोन शीर्षक में दिखा दिया जाएगा, सिक्योर्ड लोन, इसमें डिबेंचर्स को दिखा दिया जाएगा तथा अन्य जो असुरक्षित दायित्व हैं, क्रेडिटर्स या अन्य जो भी असुरक्षित दायित्व हैं उनको दिखा दिया जाएगा। और दीर्घकालीन ऋण अगर हैं तो उनको भी दायित्व पक्ष पर दिखा दिया जाएगा। अन्य कोई रिजर्व या प्रोविजंस हैं तो उनको प्रोविजन एंड सन्ड्री लाइबिलिटी शीर्षक में दिखा दिया जाएगा, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेज,
प्रोविज़न फॉर प्रपोज डिविडेंड, इन सबको प्रोविजंस या सन्ड्री लाइबिलिटीज शीर्षक में दिखा दिया जाएगा। दायित्व पक्ष पर सभी मदों को दिखाने के बाद नए दायित्वों को और नई पूंजी, बढ़ी हुई पूंजी को शामिल करते हुए और संपत्ति पक्ष पर नई क्रय की गई संपत्तियों को शामिल करते हुए सभी संपत्तियों को समायोजित रूप में लिख दिया जाएगा और चिट्ठे को बंद कर दिया जाएगा। यह है एकीकरण, संविलियन और बाह्य पुनर्निर्माण। इन दोनों स्थितियों में एक तो है विक्रेता कंपनी जिसकी पुस्तकों को बंद करना है, और एक है क्रेता कंपनी जो व्यापार क्रय करेगी और क्रय प्रतिफल का भुगतान करेगी और चिट्ठा बनाएगी। इन तीनों के संबंध में क्या लेखा प्रविष्टियाँ की जानी है, क्या खाते खोले जाने हैं और किस प्रकार नई कंपनी की पुस्तकों में चिट्ठा बनाया जाना है, इसके उदाहरण और सवालों से ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।